चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक महान बादशाह के विषय में जिनका नाम है अकबर। ठीक है, और अकबर ये टॉपिक आपका मैंने कल भी आपको बताया था कि ये आपका एक लंबा टॉपिक है। ठीक है, जो लंबा चलेगा, क्योंकि इसमें कम से कम हम मनसबदारी व्यवस्था, मुगल अकबर की धार्मिक नीति, अकबर की राजपूत नीति, अकबर का साम्राज्यवाद यानी उसकी राजनैतिक विजय, ये 4 से 5 टॉपिक, अकबर की उत्तर पश्चिम नीति यानी कंधार विजय की नीति, ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं बच्चों जिनको हमें डिस्कस करना ही करना है। ठीक है, हम इनको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक, और यहाँ से आपके मेंस के क्वेश्चन भी आते हैं। इस बार भी आपका मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, ऑप्शनल में आया हुआ है। ठीक है, राज्य की प्रकृति पूछा है और अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। तो हमारा ये प्रयास होगा कि इस टॉपिक को हम जो है थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें। तो आज बच्चों शुरू कर रहे हैं अकबर को। आइए देखिए जरा सा, मुगल बादशाह अकबर, और अकबर की कुछ चीज़ों को अपने में भी आप शामिल करने की कोशिश करिएगा। हो सकता है कुछ फायदा हो जाए आपका भी। ठीक है, चलिए। तो अगर हम बात करें बच्चों अकबर की, तो पहले राजपूत नीति देखने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको अकबर की बता दें। कहते हैं कि अकबर का जो जन्म है, अकबर का जन्म बच्चों 15 अक्टूबर और 1542 में बच्चों हुआ था। ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 में इनका जन्म होता है। इनके पिता जो है कौन है? हुमायूं है। हुमायूं बच्चों इनके क्या है? फादर हैं। और इनकी माता का नाम है हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। ठीक है, और अकबर के गुरु का नाम बच्चों अब्दुल लतीफ है। गुरु इनके कौन थे? अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ इनके गुरु थे। और अपनी नीतियों के कारण अकबर के कई नाम हैं, यानी कई उपाधियां हैं बच्चों। इन्हें अगर हिंदी में देखें तो इन्हें जगदीश्वर भी कहा गया है। और जनरली जब भी कभी ये नाम पूछेगा तो आपको ये लगेगा भी नहीं कि जगदीश्वर अकबर के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। तो जगदीश्वर शब्द का उपयोग बच्चों अकबर के लिए किया गया है। ठीक है, और साथ साथ स्मिथ महोदय ने इनके लिए एक बड़ा अच्छा शब्द यूज किया है। कहा जाता है इतिहासकार स्मिथ बच्चों अकबर को जो है, इतिहासकार स्मिथ जो है अकबर को मनुष्यों का जन्मजात शासक कहता है। वो कहता है कि ये अकबर को मनुष्यों का जन्मजात शासक मानता है। यानी इसका मतलब हुआ कि कहीं न कहीं अकबर के अंदर जो है शासक बनने के गुण पहले से विद्यमान थे। मनुष्यों का जन्मजात शासक मानता है, मनुष्यों का जन्मजात शासक कहता है। इसके अतिरिक्त अकबर को हम निरंकुश शासक भी कहते हैं। निरंकुश शासक का मतलब होता है कि जब राज्य की समस्त शक्तियां यानी सारी पावर बच्चों क्या हो? अपने हाथों में है। हम ही जो है न्यायकर्ता हो, हम ही जो है मुख्य सेनापति हो, हम ही जो है दंड के मुख्य भागीदार मतलब देने वाले हो। ठीक है, और रेवेन्यू के मालिक भी हम ही हो। यानी सर्वे सर्वा अगर सब कुछ बच्चों आप ही हैं, ठीक है, तो आपको एक निरंकुश शासक की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त एक बड़े महान इतिहासकार है जिनका नाम है बच्चों आरपी त्रिपाठी साहब। आरपी त्रिपाठी महोदय अकबर को जो है एक नए नाम से संबोधित करते हैं। वो कहते हैं कि अकबर अपने समय का पिता और संतान दोनों था। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं एक तरह से उत्पादन करता भी था। ठीक है, तो उसका नेतृत्व करता भी था। यानी स्वयं मुगलिया सल्तनत को बनाया और उसको क्या किया? लीड किया। तो मनुष्यों का जन्मजात शासक जिस तरह स्मिथ ने कहा, वैसे ही आरपी त्रिपाठी जो एक महान इतिहासकार है बच्चों, वो इसके समय कहते हैं कि वो अपने समय का संतान और पिता दोनों था। तो स्टेटमेंट है, बेसिकली याद रखिएगा इन सब चीजों को। ठीक है, जैसे आरपी त्रिपाठी के स्टेटमेंट को भी कभी पूछ सकता है। ठीक है, आरपी त्रिपाठी कहते हैं कि अकबर जो है
अकबर अपने समय, अपने युग का, युग शब्द यूज करिए, अपने युग का संतान एवं पिता दोनों हैं, संतान एवं पिता दोनों हैं। ठीक है, ये शब्द जो है याद किया जाता है। इसके अतिरिक्त युग का विजेता भी कहते हैं इसे, युग का विजेता। ध्यान रखिएगा बच्चों, माना जाता है युग का विजेता एक व्यक्ति को और कहा गया है, अगर आपको नाम याद होगा तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। वो है बच्चों अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद चूंकि मुगल सल्तनत में सबसे पहला व्यक्ति था बच्चों जिसने दक्षिण भारत की विजय को शुरू किया, वो कौन था? अकबर। इसीलिए इसे दक्षिण का बादशाह भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए अकबर को दक्षिण का बादशाह भी कहते हैं। और दक्षिण के बादशाह के अतिरिक्त इसे एक और नाम दिया गया है, अर्श अशियानी। ठीक है, अर्श अशियानी। तो ये नाम है, ये टाइटल्स हैं बच्चों अकबर की, जिनसे अकबर को संबोधित किया गया है। आज उसी अकबर के विषय में हम आपके समक्ष जो है चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है, कि अकबर ने एक इतने बेहतरीन और इतने मजबूत मुगलिया सल्तनत को कैसे निर्मित किया। ठीक है, क्योंकि जो मुगलिया सल्तनत हुमायूं को मिला था, हुमायूं उसको ना तो बेहतर नेतृत्व दे पाया, ना ही अस्थायित्व दे पाया। बाबर ने जिस मुगलिया सल्तनत की नींव हिंदुस्तान में रखी, उसे अस्थायित्व देने का काम अकबर ने किया, और इसीलिए अकबर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है मुगल सल्तनत का। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि मात्र 13 साल 4 महीने, कहा जाता है कि अकबर का राज्याभिषेक जो है 13 साल 4 महीने की जब उम्र में था बच्चों, तभी किया गया। और राजा बीरशाल जो एक हिंदू शासक थे, उनके राज्य नेतृत्व में बच्चों उनके मतलब अधीन पले बढ़े राजा बीरशाल, जिसकी वजह से अकबर के जीवन में एक प्रभाव कहीं न कहीं दिखता है। उनकी नीतियों में उदारता का जो प्रभाव अकबर की नीतियों में दिखता है, वो माना जाता है कि कहीं न कहीं हिंदू परिवार में पले बढ़े होने की वजह से, चूंकि राजा बीरशाल हिंदू थे और अब्दुल लतीफ जो इनके गुरु थे वो भी बहुत ही लिबरल थे, माता हमीदा बानो बेगम भी काफ़ी उदार थी, तो उसका प्रभाव अकबर की नीतियों पर भी दिखता है। चूंकि जैसा एटमॉस्फेयर होता है, जैसा इन्वायरमेंट होता है, वैसा आपका चरित्र, वैसा आपका नेचर होता है। तो अकबर में भी वो चीज़ें हमें देखने को बच्चों मिलती हैं। दूसरी बात अगर देखें तो हम यहाँ पे पहले एक एक चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। आज हम देखेंगे अकबर की धार्मिक नीति को, सॉरी राजपूत नीति को। अगर अकबर के शुरुआती चरण की बात की जाए तो कहा जाता है कि महामनगा जिन्होंने अकबर को पाला पोषा, ठीक है, तो शुरुआती चरण में चूंकि प्रधानमंत्री के पद पे महामनगा थी, तो अकबर के जीवन पे ज़्यादा प्रभाव जो है महामनगा का दिखता है। ठीक है, लेकिन इसीलिए इनके प्रारंभिक चरण को कहीं न कहीं पेटीकोट गवर्नमेंट से जोड़कर देखा जाता है, यानी महिलाओं के प्रभाव को इंडिकेट किया जाता है। उसके बाद चूंकि बैरम खां जिनके नेतृत्व में अकबर जो है आपके पानीपत द्वितीय युद्ध को जीता, और मात्र 13 वर्ष 4 महीने की उम्र में जो है एक बेहतरीन हिंदुस्तान के योद्धा जिसका नाम था हेमू, जो अपने जीवन में 22 युद्ध जीत चुका था, ऐसे योद्धा को अकबर ने क्या किया? पराजित किया। हालांकि ये सौभाग्य था अकबर का कि हेमू की आंख में तीर लगी और हेमू हाथी के हौदे से नीचे गिर गया, और उसकी सेना ने समझ लिया कि मेरा योद्धा मारा गया, और सेना ने भागना शुरू कर दिया। और चूंकि मुगल्स या तुर्क जो है युद्ध के नियमों का पालन नहीं करते थे, और इसलिए जब सेना में थोड़ी सी हड़बड़ाहट हुई तो इन्होंने कत्लेआम मचा दिया और युद्ध को बड़ी आसानी से जीत लिया। जबकि एक समय था कि अकबर युद्ध को हार रहा था। तो युद्ध में अनिश्चितता और भाग्य का एक बड़ा संगम आपको देखने को बच्चों मिलता है, चाहे वो तराइन का द्वितीय युद्ध हो, चाहे वो पानीपत का द्वितीय युद्ध हो, चाहे वो बच्चों आपके प्लासी का युद्ध हो, चाहे बक्सर का युद्ध हो। पानीपत का तृतीय युद्ध तो स्वयं भाग्य के ही सहारे कहीं न कहीं बच्चों उसने अब्दाली ने जीता था। उसका कुछ लक्षण आपको यहां भी दिखा, और बाबर अकबर जो है एक योग्य शासक के रूप में हिंदुस्तान की सत्ता पर क्या हुआ? विराजमान हुआ। और जब उसने ये अवसर पाया तो उसके बाद जिस तरह से अकबर ने नेतृत्व का बच्चों उदाहरण उसने दिया, उसके आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि जिस सल्तनत को अकबर ने बनाया वो अकबर ने भाग्य के भरोसे बनाया। तो आप उसे फिर भाग्य के भरोसे नहीं कह सकते, आप में उसमें अकबर के नेतृत्व की झलक को देखना पड़ेगा। और ऐसा ही नेतृत्व आज उसकी एक राजपूत नीति के अंतर्गत बच्चों हम देखने चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अकबर की राजपूत नीति।
अगर हम देखें तो अकबर की राजपूत नीति या मुगल राजपूत नीति को दो भागों में बांट सकते हैं आप। मुगल राजपूत नीति को दो भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक अकबर की राजपूत नीति और एक औरंगजेब की राजपूत नीति। औरंगजेब की राजपूत नीति कहते हैं कि जिस राजपूत नीति को अकबर ने जन्म दिया उसी राजपूत नीति को आगे चलकर जहांगीर ने भी फॉलो किया और उसी को आगे चलकर शाहजहां ने भी फॉलो किया। ठीक है, और जिसका परिणाम ये रहा कि एक मजबूत मुगल सल्तनत का जन्म हुआ। जिसका परिणाम ये रहा कि मजबूत मुगल सल्तनत का क्या हुआ, जन्म हुआ, और जिसका परिणाम ये रहा कि राजपूतों की निष्ठा पूरी तरह से मुगलों के प्रति बच्चों रही। ठीक है, राजपूत निष्ठावान बना रहा। राजपूत क्या बना, निष्ठावान बना। लेकिन अगर औरंगजेब की राजपूत नीति को देखोगे तो यहां पर बच्चों एक पतनशील मुगल सल्तनत आपको दिखाई देगी, और यह माने औरंगजेब की वजह से था। ये बच्चों किसकी वजह से था, औरंगजेब की वजह से था। तो यहाँ पर जो एक मजबूत मुगल सल्तनत बनाया था बच्चों अकबर ने, वह आपको क्या दिखती है, औरंगजेब के समय पतनशील हो जाती है। उसमें कहीं न कहीं मेवाड़ को लेकर या राजपूतों को लेकर जो इनकी नीतियां थी वो ज़्यादातर उत्तरदायी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि जिस राजपूत नीति को अकबर ने फॉलो किया उसकी जरूरत क्या थी। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि अकबर की जो राजपूत नीति है, ठीक है, उसकी जरूरत क्या थी। ठीक, अकबर की राजपूत नीति की जरूरत क्या थी, तो सबसे पहली बात तो आपको यह पता है कि भाई मुगल सल्तनत अभी इस्टेब्लिश नहीं थी, ना तो पूरी तरह अस्थायित्व उसको मिला था। मुगल सल्तनत हिंदुस्तान में अभी भी संकट में थी, अभी भी अफगान जिंदा थे, अफगानों का वर्चस्व अभी तक बना हुआ था, अफगान बच्चों समाप्त तो नहीं थे। यानी मुगल सल्तनत को अस्थायित्व प्रदान करना था, साथ साथ मुगल सल्तनत को संकट से क्या करना था, बाहर लाना था। और इसलिए आवश्यक था कि उनको एक ऐसे मजबूत वर्ग का सहयोग प्राप्त हो जो उनको ये चीजें क्या कर सके, प्रदान कर सके। अब जो उस समय का परिदृश्य था, अगर उस चीज को देखा जाए तो कहीं न कहीं अकबर की राजपूत नीति वो परिस्थितियों की क्या थी, जननी थी। यानी एक तरह से कहें तो मुगल राजपूत नीति जो है वो आवश्यक थी। क्यों? मुगल राजपूत नीति वो समय की जरूरत थी। मुगल राजपूत नीति समय की क्या थी, जरूरत थी। समय की जरूरत न कहें इसको, या सीधे जरूरत कहें, समय की क्या थी, आवश्यकता थी। तो ऐसा क्यों था, इसके लिए रीजन क्या था? तो सबसे पहला जो रीजन था वो ये था कि मुगल सल्तनत को क्या करना था, अस्थायित्व देना था। मुगल सल्तनत को अस्थायित्व प्रदान करना था। मुगल सल्तनत को अस्थायित्व देना था। ठीक है, नंबर एक, भाई चूंकि अभी भी अकबर के विरोधी के रूप में बच्चों कौन कौन विद्यमान है, अभी भी अकबर के विरोधी के रूप में जो है, भाई अकबर के विरोधी अभी भी कौन है, अफगान है। अफगान अभी भी अकबर के विरोधी हैं। ठीक है, उज़्बेक अभी भी अकबर के विरोधी हैं। ठीक है, तो इनको अगर नियंत्रित करना है तो कहीं न कहीं एक मजबूत मुगलिया सल्तनत का होना आवश्यक है, नंबर एक। नंबर दो जो है, नंबर दो बच्चों, एक समांगी अमीर वर्ग की क्या करना, स्थापना करना। समांगी अमीर वर्ग का मतलब मैं आपको बताता हूं, इसका मतलब आप समझिएगा। समांगी अमीर वर्ग की स्थापना। आपको पता है कि मुगल सल्तनत में बच्चों कई तरह के मुस्लिम्स थे। जैसे जो तुर्क आए थे सल्तनत काल में, वो चले तो नहीं गए, तो कहीं न कहीं अफगान तुर्क भी थे। भारत में इस समय अफगान तुर्क भी हैं, आपके ईरानी तुर्क भी हैं, ईरानी तुर्क भी हैं। ठीक है,
आपके जो है उज्बेक तुर्क भी हैं, ठीक है, यानी सुन्नी तुर्क जिनको कह सकते हैं आप, ठीक है, जो सुन्नी तुर्क कह सकते हैं आप, ये भी हैं, ठीक है। अब आपको ये पता है कि हिंदुस्तान में बच्चों भारतीय मुसलमान भी आप इसमें रखिए, जो भारतीय मुसलमान हैं वो भी तो हैं, भारतीय मुसलमानों को रखिए। कहीं न कहीं अब किसी भी राज्य के लिए ये सबसे बड़ी समस्या होते थे, अगर मुगल बादशाह का पद अगर कमजोर है तो ये हमेशा राज्य के लिए प्रॉब्लम बनते थे। और आपको अगर याद होगा तो मुगल डायनेस्टी का जब पतन होने लगेगा तो आप देखिएगा जैसे ही बादशाह का पद कमजोर होगा तो यही वर्ग जो है बच्चों मजबूत अवस्था में आ जाएगा। इनको तुरानी कहा जाता है, इनको बच्चों क्या कहते हैं, तुरानी, ठीक है, जो आपके टर्की के मुसलमान हुआ करते थे जो कट्टर सुन्नी थे, ठीक है। तो आप देखिएगा जब मुगल डायनेस्टी अकबर के बाद पतनशील होगी तो वहां पे यही तुरानी गुट, ईरानी गुट और भारतीय गुट बच्चों काफी पावर में आ जाएगा और यहां तक कि ये किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे और बादशाह बनाने लगेंगे। तो अकबर को ये पता था कि इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ठीक है, या तो इनमें सामंजस्य हो जाए या तो इनको इतना बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जाए कि ये गर्दन न उठा पाए। तो उसे एक ऐसा वर्ग चाहिए था जो मिश्रित हो, ठीक है, जो समांगी हो, जिसमें समानता हो, इक्वालिटी हो, जो उनको क्या कर सके, इनको कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो ये अकबर के समय की जरूरत थी। जरूरत क्यों थी? जरूरत इसलिए थी क्योंकि जो ईरानी गुट था ये ज्यादातर बच्चों आपके ईरान के प्रति निष्ठा दिखाता था। इसकी निष्ठा ईरान के प्रति इसकी निष्ठा थी। क्यों इसकी निष्ठा ईरान के प्रति थी? तो इसलिए थी क्योंकि ईरान का जो मुसलमान था वो सिया समुदाय के लोग थे। ईरान के लोग क्या थे? सिया कम्युनिटी के लोग थे। तो इनकी जो विश्वास था, इनका जो ट्रस्ट था वो ईरानियों के प्रति हुआ करता था। और इनका जो ट्रस्ट है वो कहीं न कहीं बच्चों ये कट्टरपंथी है। ये एक तरह से क्या है? ये कट्टरपंथी है, ये कट्टर मुस्लिम्स हैं। अब इनको जो है अकबर झेल नहीं सकता क्योंकि अकबर लिबरल है। अकबर को यह पता है कि हिंदुस्तान को हम दारुल इस्लाम नहीं बना सकते, हमें दारुल हर्ब के रूप में भारत को लीड करना होगा क्योंकि यहां बहुसंख्यक जनता क्या है? हिंदू है। तो ऐसे भारत को अगर बेहतर नेतृत्व देना है तो इन कट्टरपंथियों को क्या करना होगा? कंट्रोल करना होगा। तो इनको लेकर भी अकबर आश्वस्त नहीं है, यानी इन दोनों वर्गों को लेकर अकबर जो है आश्वस्त नहीं है। तो अगर इन दोनों वर्गों को लेकर अकबर आश्वस्त नहीं है और ये ऑलरेडी अकबर के दुश्मन है, इनको हरा के ही अकबर ने सत्ता हासिल किया है अफगानों को, तो सीधा सा मतलब है कि अकबर क्या करेगा? या तो भारतीय मुसलमानों को आगे लाएगा और या तो एक ऐसे नवीन वर्ग की खोज करेगा जो इन सभी को नियंत्रित करने में अकबर की क्या कर सके? मदद कर सके। तो मैंने कहा कि समांगी वर्ग की क्या करना? स्थापना करना। नंबर 3, तीसरी जो सबसे जरूरत थी, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो थी बच्चों अकबर को इस बात की आवश्यकता थी कि अकबर की राजनीति उसके प्रशासनिक ढांचे से भी जुड़ी है। उसे एक अस्थायी प्रशासनिक संरचना की क्या थी? जरूरत थी। यानी अगर हम कहें कि तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी यानी राजपूत नीति को क्यों लाया, तो इसलिए लाया क्योंकि अकबर को एक मजबूत अस्थायी प्रशासनिक ढांचे की जरूरत थी। अस्थायी प्रशासनिक ढांचे की क्या थी? आवश्यकता थी, ठीक है। और इसी के लिए बच्चों उसने क्या किया? मनसबदारी व्यवस्था लाया। जो मनसबदारी सिस्टम था वो मनसबदारी सिस्टम क्या है? वो प्रशासनिक सिस्टम से ही तो जुड़ा हुआ है भाई। मनसबदारी में जो मनसबदार होता था वो आपके प्रशासन की देखभाल भी करता था, वो मुगलिया सल्तनत को सैनिक मदद भी देता था, रेवेन्यू कलेक्शन का दायित्व भी उसी के ऊपर होता था। तो इन सारे सिस्टम से अकबर ने क्या किया? एक प्रशासनिक व्यवस्था को आप लोगों को पढ़ाने में मुझे टेंशन नहीं रहती है, चाय पानी मिलता रहता है, ठीक है। और आपको जब पढ़ा लेता हूं ना मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। रियली मैं बताऊं कि जब भी किसी दिन किसी कारणवश से अगर क्लास नहीं हो पाती है
तो मुझे अंदर से ये मतलब ये लगता है कि नहीं, जैसे आज कुछ अधूरा सा रह गया। आज आज मैं मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग दिन भर न पढ़ पाओ और शाम को मन में एक खलबली सी मचे कि नहीं यार, आज तो हमने दिन को पूरा वेस्ट कर दिया, कुछ नहीं किया। तो वैसे ही कभी मुझे भी फील होता है कि यार मुझे लगता है कि मैंने वेस्ट कर दिया, आपकी क्लास नहीं लिया, जबकि मुझे आपसे कोई अर्निंग नहीं, कोई 1 रुपए की इनकम नहीं है, ठीक है, बल्कि अपना महीने का मैं 15-20 हज़ार लगाता हूं तो आपकी क्लास कंप्लीट होती है। तो लेकिन फिर भी मुझे एक सेटिस्फैक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि पढ़ाना जैसे मेरी एक पैशन सा बन गया है, पढ़ाने में मुझे मजा सा आता है। जैसे कुछ लोगों ने देखा होगा ना, जैसे मैं आपको क्लास में भी कहता हूं कि पढ़ाई में जब आपको इंजॉय आने लगे, जब आनंद आने लगे, तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। वैसे ही टीचर के साथ भी होना चाहिए। टीचर को अगर पढ़ाने में इंटरेस्ट आने लगे, पढ़ाने में उसको आनंद आने लगे, तो उसकी टीचिंग ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है। दूसरी चीज ये कि अगर आपको पढ़ाना बर्डन लग रहा है या कोई भी काम अगर आपको बर्डन लग रहा है, तो बर्डन के साथ किसी काम को कभी बेहतर आप कर ही नहीं सकते, है कि नहीं। तो कोशिश आप भी किया करें कि जैसे कल आपकी क्लास नहीं हो पाई कुछ कारण की वजह से, ठीक है, तो लगा मुझे नहीं यार कुछ गलत हुआ, ठीक, तो मैंने कहा कि नहीं भाई आज कम से कम जो है होनी चाहिए, ठीक है, आज कम से कम जो है होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपसे कहा कि भाई उसने क्या किया, उसने मनसबदारी सिस्टम को जन्म दिया। अब मनसबदारी क्या है? मनसबदारी एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा अकबर राजपूतों से अपने रिलेशन को क्या करता है, स्टेब्लिश करता है। अकबर राजपूतों से अपने संबंधों को स्थापित करता है। तो मनसबदारी एक ऐसी व्यवस्था से, जिस व्यवस्था के तहत जो है वह अपने संबंधों को राजपूतों से बच्चों क्या किया, जोड़ा। इसके अतिरिक्त जो है और भी कौन से ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से उसे मुगल राजपूत नीति को लाना ही था? तो उसके लिए और भी कारण थे। कारण क्या थे? ठीक है, अब जैसे मैं कहूं, जैसे एक मैंने एग्जांपल में देता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि अकबर ने राजपूत नीति को क्यों इंप्लीमेंट किया, ठीक है, अकबर ने राजपूत नीति को क्यों लागू किया, भाई सीधी सी बात है, कोई भी योग्य शासक जो होता है वो समय के बदलते हुए स्वरूप के अनुसार चलने की कोशिश करता है। अगर आप हवा के विपरीत चलोगे तो या तो नष्ट हो जाओगे या तो आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। तो अकबर जो है बदलते हुए परिदृश्य को बड़ी गहराई से महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके सामने एक लंबा इतिहास उपलब्ध था और इतिहास उसने देखा कि भाई भारत में एक दिल्ली सल्तनत थी, ठीक है, और उसमें लंबे वर्ष तक लोगों ने शासन किया और उसने देखा कि भाई गुलाम डायनेस्टी के जो लोग थे उन लोगों ने हिंदुओं को महत्व नहीं दिया। उन्होंने हमेशा ऊपरी सत्ता पर मुस्लिमों का, तुर्कों का, गुलाम तुर्कों की सत्ता को बनाए रखा। लेकिन परिणाम उसका क्या रहा कि उनका जो राज्य क्षेत्र था वो बिंद के उत्तर ही सिकुड़ा रहा, कभी वो विस्तार उसको नहीं दे पाए। उसके बाद उसने खिलजी डायनेस्टी को देखा। खिलजी डायनेस्टी में देखा कि अलाउद्दीन खिलजी पहला साम्राज्यवादी शासक उभर कर आया और अलाउद्दीन खिलजी ने योग्यता को महत्व दिया और महत्व के साथ साथ बहुत सारे भारतीय मुसलमानों को उसने एंट्री दिया। परिणाम क्या रहा? उसने एक बृहद साम्राज्य का निर्माण किया और शक्ति के आधार पर सत्ता को संचालित करने में सफल रहा। लेकिन अकबर ने यह भी देखा कि उसकी जो दक्षिण विजय थी वो कहीं न कहीं आर्थिक लाभ से तो जुड़ी, लेकिन राज्य विस्तार से वो नहीं जुड़ पाई। और इस वजह से नहीं जुड़ पाई क्योंकि उसने एंटी पॉलिसी अब फॉलो किया, यानी उसने हिंदुओं से मैत्री संबंध स्थापित नहीं किया। अगर उसने मैत्री संबंध, देखिए एक राज्य के संदर्भ में उसने मैत्री संबंध स्थापित किया, वो था देवगिरी, जिसको जीतने के बाद भी राजा रामचंद्र को उसने छोड़ दिया। तो क्यों? इसलिए क्योंकि जैसे बिहार और बंगाल को जीतने के लिए आपका चुनार का दुर्ग प्रवेश द्वार हुआ करता था या चुनार प्रवेश द्वार होता था, वैसे ही दक्षिण को जीतने के लिए देवगिरी प्रवेश द्वार था। तो प्रवेश द्वार को हमेशा उसने मित्रवत बनाए रखा, लेकिन कभी दक्षिण को कंट्रोल करने की कोशिश उसने नहीं किया अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने भी एक वैसी ही पॉलिसी इंप्लीमेंट किया और हिंदुओं को थोड़ा सा और बढ़ावा दिया और एक अच्छे ब्यूरोक्रेसी को लागू करने की कोशिश किया, बट वो सफल नहीं रहा क्योंकि उसकी कंट्रोलिंग पावर कमजोर थी। अफगानों का जब दौर आया, लोदियों के समय हिंदुओं को महत्व दिया गया, ठीक है, और ना केवल लोदियों के समय दिया गया बल्कि आप अगर
स्वयं अकबर के पूर्ववर्ती बादशाहों को देखें, यानी उनके पिता और उनके दादा को देखें, बाबर और हुमायूं को, तो उन्होंने भी महत्व दिया। हुमायूं और बाबर के समय को देखो, अगर बाबर बच्चों अगर गौर करिए तो खानवा के युद्ध में हसन खां मेवाती जो किसकी तरफ से लड़ा, हुमायूं की तरफ से, सॉरी राणा सांगा की तरफ से लड़ा, लेकिन ऐसा नहीं था कि बाद में बाबर ने उसको सम्मान नहीं दिया, या इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद उसने सम्मान नहीं दिया। तो हुमायूं और बाबर ने भी आपको सम्मान दिया। कहा जाता है 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख बाबरनामा में बाबर ने किया, लेकिन चूंकि हुमायूं और बाबर के पास उतना समय नहीं था कि वो एक समरसतापूर्ण नीति का निर्माण कर पाते और सल्तनत को एक बड़ा मजबूत आधार दे पाते, तो वो काम किसने किया? अकबर ने किया। अकबर की जो सबसे बड़ी जरूरत थी, वो जो सबसे बेहतरीन नेतृत्व था अकबर का, कि अकबर बदलते हुए परिस्थितियों को बड़ी जल्दी भाप गया। अपने इतिहास से उसने बड़ी अच्छाई मैंने सीखी। उसने ये समझा कि हम हिंदुस्तान पे शासन बिना हिंदुओं के समर्थन के नहीं कर सकते। हमें यहां से एक ऐसा वर्ग चाहिए जो हमेशा हमारे साथ अपनी निष्ठा और समर्पण के साथ जुड़ा रहे। वैसे ही जैसे अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान को जीतने की कोशिश किया, तो आपके अपने लोगों को ही क्या किया? हथियार बनाया, और वो थे जमींदार। आपके शोषण के लिए अंग्रेज जितने उत्तरदायी थे, उतने ही उत्तरदायी आपके अपने जमींदार, साहूकार और बड़े लोग थे जिन्होंने आपका शोषण किया। और आपने जब भी विरोध किया तो पहला विरोध साहूकारों, जमींदारों के खिलाफ किया, न कि अंग्रेजों के खिलाफ। वही काम बच्चों अकबर ने भी किया। बट अंग्रेजों से तुलना अकबर की इसलिए हम नहीं कर सकते क्योंकि अकबर ने जो जीता, जो पाया, जो खोया, वो हिंदुस्तान की इसी मिट्टी में उसने समर्पित कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने जो भी लूटा, जो भी शोषण किया, उसका लाभ भारत को नहीं बल्कि इंग्लैंड को मिला। इसलिए हम अकबर को एक महान शासक की नजरों से देखते हैं। हम उसे एक लुटेरा नहीं मानते, और लुटेरा इसलिए नहीं मानते क्योंकि उसने जो भी निर्मित किया वो भारत में ही किया और आपकी मातृभूमि को ही सींचने का काम किया। जो नीतियां उसने बनाई, आज वो आपकी राजनीति के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। आज अपनी पॉलिटिक्स में अगर अकबर की समरसता और उदारता की नीति को आप फॉलो करें, तो हिंदुस्तान में जो कहीं न कहीं थोड़ा सा मतभेद दिख रहा है, या एक तरह से अलगाव की नीति दिख रही है, एक एंटी नेशन या उग्र राष्ट्रवादी प्रवृत्ति जो दिख रही है, वो भी बच्चों क्या हो जाए, बेहतर तरीके से परिवर्तित हो सकती है, या एक अच्छे स्वरूप में दिखाई दे सकती है। तो अकबर ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ये वो दौर है बच्चों जब एक सामाजिक परिवर्तन की धारा बड़ी तेजी से हिंदुस्तान में चल रही है। ठीक है, एक सामाजिक परिवर्तन का दौर चल रहा है, और यह सामाजिक परिवर्तन एक तरफ जो है सूफी आंदोलन के रूप में चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है दूसरी तरफ बच्चों यह आपके कहीं न कहीं भक्ति आंदोलन के रूप में भी दिख रहा है। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन के रूप में भी और सूफी आंदोलन के रूप में ये दोनों दिखाई दे रहा है। अगर भक्ति आंदोलन को आप देखें तो ये उत्तर भारत में भी है, आपके मध्य भारत में भी है, आपके दक्षिण भारत में भी है, तो आपके महाराष्ट्र में भी है। ठीक है, आपके महाराष्ट्र में भी है। ठीक है, महाराष्ट्र में भी आपको दिखाई देगी नामदेव ज्ञानेश्वर के रूप में। तो आपके पूर्वी भारत बंगाल में भी चैतन्य के रूप में आपको, और शंकर देव के रूप में भी आपको बच्चों दिखाई देगी। दक्षिण भारत में आचार्य परंपरा के रूप में आप देख सकते हैं, आप अलवार और नैनारों के रूप में देख सकते हैं, और उत्तर भारत में आप निर्गुण और आप सगुण के रूप में देख सकते हैं, जहां कबीर, दादू दयाल और रैदास के रूप में देख सकते हैं, और सगुण में मीराबाई, तुलसी को देख सकते हैं। ठीक है, तो यही मेंस का क्वेश्चन था बच्चों, एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था कि भारत में भक्ति आंदोलन के प्रसार को दर्शाइए। तो मेरे बच्चों, मुझे लगता है कि आप लिखने में दिक्कत नहीं आई होगी, आपको आसानी से पूरे भारत में आप दिखा सकते थे। अब आप सोचिए, जहां सूफी आंदोलन इस्लाम और हिंदुत्व के बीच समरसता का भाव भर रहा हो, जहां इस्लाम को उदारवाद की तरफ ले जा रहा हो, कट्टरतावाद को समाप्त करने पर तुला है सूफी, जहां आपका भक्ति आंदोलन आपके बीच बंधुत्व का भाव, समरसता का भाव पैदा कर रहा हो, ऐसे हिंदुस्तान में अगर इस धारा के विपरीत अकबर जाता तो क्या अकबर एक महान शासक बन पाता? जी नहीं। यह जरूरत थी उस समय कि अकबर भी एक ऐसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करे जिसका एक मैसेज जो है वो सकारात्मक जाए। इसलिए अकबर ने भी सहिष्णुता और सद्भाव की नीति का बच्चों क्या किया? अनुसरण किया।
इसलिए अकबर को भी आप देखें तो उसने सहिष्णुता और सद्भाव की नीति का बच्चों क्या किया, अनुसरण किया। ठीक, तो एक तो ये था। दूसरा अगर मैं कहूं तो बदलते हुए राजनीतिक परिदृश्य की जरूरत भी थी, बदलते हुए राजनीतिक परिदृश्य की जरूरत भी थी, बदलते हुए राजनीतिक परिदृश्य की क्या थी, आवश्यकता थी, बदलते हुए राजनीतिक परिदृश्य की जरूरत। भाई आपको पता है कि अकबर के सामने एक विकल्प यह था कि या तो वो इनको पराजित करता, या तो राजपूतों से युद्ध करे और उस युद्ध में खून की नदियां बहती और तब जाके वो साम्राज्य विस्तार कर पाता। हो सकता उसमें अकबर हार भी जाता, है कि नहीं। लेकिन अगर अकबर अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्यवाद से, मोहम्मद बिन तुगलक की असफल राजनीति से और लोदियों की बंधुत्व से अगर अकबर सीख पाया तो उसे यह समझ में आ चुका था कि हिंदुस्तान का बदलता हुआ राजनीतिक परिदृश्य डिमांड कर रहा है कि हिंदुस्तान के लोगों को अपने प्रशासन में अपनी राजनीति का अंग बनाओ, उनके खिलाफ जाकर हिंदुस्तान में साम्राज्यवाद को लागू नहीं कर सकते हो। यह बदलते हुए परिदृश्य का क्या था, एक परिणाम था। और अकबर अपने इतिहास से यह चीजें सीखा, जिसकी वजह से उसने यह तय किया कि हम मुगलों को, हम इन राजपूतों से अपने मैत्री संबंध स्थापित करेंगे, एक नए संबंध का हम निर्माण करेंगे और उस नए संबंधों के आधार पर ही हम जो है भारत में मुगलिया सल्तनत की संप्रभुता को क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। ठीक है, और इस संप्रभुता में कहीं न कहीं जो तुर्क मंगोल की संप्रभुता है, ठीक है, उससे बच्चों क्या किया जाएगा, मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, और अकबर ने इसीलिए कहीं न कहीं बच्चों उसने बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों को बड़ी बखूबी से समझा और समझने के बाद जो है उसने ये तय किया कि हम मुगलों से क्या करेंगे, हम राजपूतों से एक नए संबंधों का क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। तो प्रश्न यह है कि यह संबंध हुआ कैसे। ठीक है, यानी अकबर की राजपूत नीति का संपादन कैसे हुआ, अकबर की राजपूत नीति कैसे संपादित हुई, इसको ध्यान से समझना। अकबर की राजपूत नीति कैसे निर्मित हुई, कैसे, तो आपको यह पता बच्चों कि जो राजपूत हैं, इसमें सबसे पहले अकबर ने क्या किया, अकबर ने कुछ भारत के क्षेत्रों को जीता। पहले उसने डराया राजपूतों को, राजपूत अपने आप को असुरक्षित महसूस किए। ठीक है, अपने आप को असुरक्षित महसूस किए। तो यहां पे राजपूतों की जो जरूरत है, उनकी जरूरत क्या है भाई, हमारे और आपके बीच जो संबंध बनते हैं वो संबंध हमारे और आपकी जरूरत के हिसाब से बनते हैं। अगर हमारी और आपकी नीड ना हो तो क्या हमारे और आपके रिलेशंस बनेंगे, नहीं बनेंगे। जब एक दूसरे की जरूरत होती है तभी संबंध बनते हैं। तो राजपूतों की आवश्यकता क्या है, राजपूतों को आवश्यकता इस बात की है कि भाई आप इनकी प्रतिष्ठा को क्या करो, प्रतिष्ठा जो है, प्रतिष्ठा को संरक्षित करना, इनकी प्रतिष्ठा को क्या मिले, संरक्षण मिल जाए, इनकी प्रतिष्ठा को संरक्षण मिल जाए। दूसरा, इनको जरूरत है आर्थिक लाभ की, दूसरा इनको जरूरत है आर्थिक लाभ की। तीसरा, इनको जरूरत है राज्य की सुरक्षा, तीसरी जो इनकी जरूरत है वो है राज्य की सुरक्षा। अब आप सोचिए, ऐसे में अगर कोई राजपूत मुगल बादशाह अकबर से कोई संबंध बनाता है तो उस संबंध के बनते ही उसका राज्य ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। क्यों, इसलिए क्योंकि अगर उससे अकबर के संबंध हैं तो उस पर हमला मतलब मुगलिया सल्तनत पे हमला, और किसी राजपूत राजवंश में उस समय हिम्मत नहीं थी कि वह अकबर के मुगलिया सल्तनत पे हमला करे। ठीक है, नंबर 2, अगर आप मुगल सल्तनत से जुड़ गए हो या मनसबदारी व्यवस्था से जुड़ गए हो, तो अकबर ने मनसबदारी सिस्टम में किया क्या भाई, मनसबदारी थी क्या। आपको पता है कि मनसबदारी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 2 चीजें शामिल होती थी, एक आपकी जात है और दूसरी सवार है। जात जो है वो आपके पद को इंडिकेट करता था,
ठीक है, कि आपको कितने का पद मिला, मान लीजिए 5,000 की मनसबदारी दी गई, तो 5,000 के बराबर की पोस्ट आपको दी गई। अब आपकी लायबिलिटी भी कितनी है 5,000 की, कि 5,000 आपको सवार रखने होंगे। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए राजपूत कोई है, मान लीजिए मान सिंह राजपूत हैं, तो मान सिंह अगर 5,000 के मनसबदार बन गए, तो अकबर क्या करता था, इनको मनसबदार बना लिया। अब मनसबदार बनने का मतलब हुआ कि अकबर से इनके संबंध जुड़ गए। इनसे संबंध जुड़ने का मतलब था कि अब इनकी प्रतिष्ठा संरक्षित हो गई, इनको कोई भी अन्य राज्य या कोई भी राजपूत इनको जीतने की कोशिश नहीं करेगा। नंबर 2, इनको 5,000 का मनसबदार दिया गया, 5,000 का जो पद मिला, इसके बदले इनको क्या दी जाएगी, जागीर दी जाएगी, और ये जागीर इनको वतन जागीर के रूप में दी जाएगी। किस रूप में, वतन जागीर। वतन जागीर आपकी पैतृक जागीर होती थी, यानी वंशानुगत जागीर होती थी, जो आपके राज्य क्षेत्र में ही दिया जाता था। ठीक है, यानी जिस राज्य से आप हो वहीं आपको क्या किया जाता था, दे दिया जाता था। तो आपको यह महसूस भी नहीं होता था कि आपका राज्य छिन गया। ठीक है, यानी आप अपने ही राज्य में अगर जागीर को पा गए तो इससे कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ गई और आपको एहसास भी नहीं हुआ कि आपने अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया। तीसरी जो चीज है, आपके राज्य की सुरक्षा भी क्या हो गई, निर्धारित हो गई। यानी अब जो है आपको क्या करना है, इसके बदले जो है आपको केवल अकबर को टैक्स देने हैं, आपको केवल अकबर की मुद्रा का प्रचलन अपने क्षेत्र में करना है। लेकिन आप सोचिए, समय के साथ अकबर को आपको सैन्य सुरक्षा भी देनी है, यानी इससे लाभ, इनसे कहीं ज्यादा लाभ किसको हो गया, मुगलों को हो गया। यानी अगर अकबर की मुद्रा का प्रचलन आपके बाजार में हुआ तो मुगल सल्तनत का बाजार क्या हो गया, विस्तृत हो गया, उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ गई। ठीक है, साथ साथ आप टैक्सेशन देने लगे तो मुगल सल्तनत की आय निर्धारित हो गई, एक फिक्स इनकम अब मुगल सल्तनत के राजकोष में जाने लगी। और आपने सैन्य सुरक्षा का वादा दिया है, यानी आप सैन्य मदद दोगे, तो अकबर को एक शक्तिशाली सेना के निर्माण का क्या मिल गया, मौका मिल गया। यानी अब अकबर को अलग से सेना रखने की जरूरत भी नहीं है। और ये वो चीजें हैं जिसने अकबर के अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर दिया, अकबर की सैन्य व्यवस्था को भी मजबूत कर दिया और अकबर के सहयोगी मित्रों की संख्या भी बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि राजपूतों के कुछ अपने विशिष्ट गुण थे, और वो गुण ये थे कि भाई राजपूतों को क्या चाहिए, राजपूतों को चाहिए प्रतिष्ठा, राजपूतों को चाहिए प्रतिष्ठा, आर्थिक लाभ और सुरक्षा। लेकिन बदले में अकबर ने इनसे क्या लिया, बदले में अकबर ने इनसे क्या लिया, अकबर ने राजपूतों से इनकी निष्ठा ली, इनका समर्पण लिया, इनका विश्वास लिया। अब आप सोचिए कि राजपूत जिसको अपना समर्पण दे दे, जिसको अपनी निष्ठा घोषित कर दे, राजपूत कभी जबान से पीछे नहीं हटता। और इस तरह राजपूतों के रूप में मुगल डायनेस्टी को बच्चों एक बड़ा ऐसा कम्युनिटी, ऐसा समुदाय मिल गया जो अकबर की साम्राज्यवादी नीति को बड़ी आसानी से बच्चों क्या कर दिया, सफल बना दिया। और अगर मुगल सल्तनत ने, अकबर ने इस राजपूत नीति को बेहतर तरीके से ना बनाया होता तो कहीं न कहीं शायद अकबर इतने बड़े बृहद साम्राज्य का निर्माण न कर पाता। दूसरी बात यह कि अकबर ने इस राजपूत नीति को संभव बनाया कैसे, इसको समझने के लिए थोड़ा सा राजपूतों की जो अपनी परंपरा है या जिसे राजपूत धर्म कहते हैं उसको समझना पड़ेगा कि राजपूत धर्म क्या होता है। ठीक है, तो राजपूत धर्म को अगर आप समझेंगे तो जरा देखिए इसको। कहते हैं कि राजपूतों में राजपूत धर्म के नाम से कुछ चीजें प्रचलित थी। तो राजपूत धर्म में एक होती है भाई बंत की परंपरा, एक है बच्चों भाई बंत की परंपरा, भाई बंत की परंपरा। दूसरी है सागा की परंपरा, सागा की परंपरा। तीसरी है जो है खाप बंद की परंपरा। खाप बंद की परंपरा। एक और है, अभी याद नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा तो बता दूंगा। जो भाई बंत की परंपरा है, ये भाई बंत की जो परंपरा है बच्चों, ये
पैतृक होती थी। ये क्या है? पैतृक है, ठीक है, यानी आप इसे पितृसत्तात्मक कह सकते हैं, आप इसे पितृसत्तात्मक कह सकते हैं, ठीक है। यानी पुरुष की तरफ से जितनी भी पीढ़ियां होती थी, एक पुरुष की तरफ से बच्चों कहा जाता है कि एक पुरुष की तरफ से कई पीढ़ियों के लोगों को, जैसे मान लीजिए मैं एक पुरुष हूं, अब मेरी संतान होगी, मेरी संतान की संतान, संतान की संतान, संतान की संतान, कई पीढ़ियों को मिलाकर ये वर्ग बनता था। इसमें सभी लोगों को जो भाई बंध परंपरा के अंतर्गत आते थे उनको बिरादो कहा जाता था। उनको क्या कहते थे बच्चों? बिरादो, ठीक है। और ये पुरुष की तरफ से जोड़कर देखा जाता था, ठीक है, वो बच्चों पुरुष की तरफ से जोड़कर देखा जाता था। माना जाता था कि सभी पीढ़ियों के जो एक ही रक्त से जुड़े हो, एक ही खून से जुड़े हो, उनको भाई बंत माना जाता था। उनको क्या मानते थे बच्चों? भाई बंत माना जाता था। और कभी कभी जब इस परंपरा से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई अनहोनी हो गई या कोई अटैक हो गया, एक मिनट बच्चों, हाँ जी सर, हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि आज बढ़िया बढ़िया गरम गरम पनीर चिकन और तंदूरी रोटी खानी है। हाँ बस मैं 10 मिनट बाद कॉल करता हूँ आपको। अच्छा ठीक है। तो यहां पे जो है, यहां पे आप देख सकते हैं कि क्या बात मैं कर रहा था, हाँ, तो भाई बंध परंपरा में क्या है कि अब किसी के साथ अगर किसी ने जो है युद्ध कर दिया या आक्रमण कर दिया तो उसमें सभी जो है मिल के उसका मुकाबला करते थे। ये एक यूनिटी को, एक सामूहिकता को मजबूत करता था, ठीक है। दूसरी चीज ये कि कभी आपने देखा होगा कि राजपूतों में संघर्ष नहीं होता था, क्योंकि ये भाई बंध परंपरा के माध्यम से एक दूसरे से क्या होते थे? जुड़े होते थे। अब इसमें जो बच्चों आपका जो अकबर है, कहा जाता है कि अकबर को भी भाई बंध परंपरा से क्या किया गया? जोड़ा गया, ठीक है। कहते हैं कि इस भाई बंध परंपरा में जो सबसे ऊपर होता था उसे ठाकुर कहा जाता था। ठाकुर का तात्पर्य यहां दानशीलता से है, जो सबकी मदद करता था, सबको संरक्षण देता था। उसके नीचे के लोग भी होते थे, जैसे कृष्ण भगवान को भी ठाकुर कहा जाता है, ठीक है, तो वो भी हमारे आपके संरक्षक ही तो हैं। तो कहा जाता है कि अकबर को भी वैवाहिक परंपरा के माध्यम से भाई बंध में शामिल किया गया। आप आमेर के कछवाहा राजा ने जब शादी किया जो है मुगलिया सल्तनत में अकबर से जोधाबाई का, तो वो भी भाई बंध परंपरा से क्या हो गए? जुड़ गए। और भाई बंध परंपरा से जुड़ने के कारण अकबर को भी ठाकुर उपाधि दी गई। कहा जाता है मुगलिया सल्तनत के जो साहित्य लिखे गए उन साहित्यों में अकबर की तुलना राम और कृष्ण से की गई है। तो भाई बंध परंपरा से अकबर के जुड़ जाने से क्या हो गया कि राजपूतों से अकबर के बड़े गहरे संबंध हो गए। अब अकबर के ऊपर कुछ भी अगर होगा तो राजपूतों की जिम्मेदारी है कि वो अकबर की सुरक्षा करें। तो अकबर भाई बंध परंपरा से भी बच्चों क्या हो गया? जुड़ गया, जिससे राजपूतों का संरक्षण जो है वो अकबर को बच्चों क्या हुआ? मिला। इसी तरह सागा की अवधारणा है। सागा की अवधारणा क्या है? सागा की अवधारणा में बच्चों कि राजपूतों के बीच जो विभिन्न बिरादरी होती थी, जैसे राजपूतों में भी कई कैटेगरी होती है ना, उनमें भी कई बिरादरियां होती हैं। तो सागा की परंपरा के माध्यम से कई बिरादरियां आपस में राजपूतों की जुड़ी होती थी। इसीलिए राजपूतों में कभी आपसी संघर्ष आप नहीं देखोगे, उनमें एक सहयोग और बंधुता का भाव देखेंगे। तो विभिन्न बिरादरियों के राजपूत यानी अलग अलग राजपूत जब आपस में जुड़े तो उसे सागा परंपरा कहा जाता है। और अकबर को भी बच्चों इस सागा परंपरा के माध्यम से क्या किया गया? जोड़ा गया। कहा जाता है कि जिस तरह की परिस्थितियां उस समय थी उन परिस्थितियों में अकबर ने भी अपने आप को सागा परंपरा से क्या किया? जोड़ने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि अकबर जब वैवाहिक संबंध किया राजपूतों में बच्चों, तो राजपूतों में वैवाहिक संबंध होने के कारण जो है अब वो भी सागा परंपरा से क्या हो गया? आसानी से जुड़ गया, जिसके माध्यम से अब राजपूतों और मुगलों में इंटरक्लास नहीं होगा, ठीक है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि फिर मेवाड़ जो है हमेशा अकबर से क्यों लड़ता रहा? मेवाड़ जो है क्यों अकबर से लड़ता रहा? तो आपको बता दे बच्चों, कहा जाता है एक परंपरा है जिसका नाम है बाप रे तैर लेनात। एक परंपरा है जिसका नाम है बाप रे तैर लेनात। बाप रे तैर लेनात। कहा जाता है कि बाप रे तैर लेनात ये वो परंपरा है कि राजपूत बिरादरी में यानी
राजपूतों में अगर जैसे मान लीजिए मेवाड़ के राजपूत हैं, ठीक है, तो अगर इस मेवाड़ के राजपूत में इसके किसी पीढ़ी पर अगर किसी ने आक्रमण किया है तो बाप रे तैर लेनात इस परंपरा के द्वारा मेवाड़ की आने वाली पीढ़ियां मेवाड़ की आने वाली पीढ़ियां भी उस दुश्मनी को क्या करेंगी, निभाएंगी। और आप देखिए कि राणा सांगा को बाबर ने पराजित किया कब, 1527 में खानवा के युद्ध में। कहते हैं कि खानवा के युद्ध में बच्चों बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। अब आप सोचिए उसी मेवाड़ का राणा सांगा था और राणा सांगा के बाद इस परंपरा को मेवाड़ के उदय सिंह ने निभाया। उदय सिंह के बाद राणा प्रताप ने निभाया, जिसने कभी सर नहीं झुकाई अकबर के सामने, ठीक है, भले ही घास की रोटी खा लिया लेकिन कभी सर नहीं झुकाया। इसके बाद बच्चों अमर सिंह ने निभाया। तो यह मेवाड़ जो है इस भाई बंद परंपरा के तहत मुगलों को हमेशा बच्चों क्या माना, दुश्मन माना। क्यों माना? इसलिए माना क्योंकि राणा सांगा के साथ मुगलों ने क्या किया था, अच्छा बर्ताव नहीं किया था, इसलिए कभी इस मेवाड़ ने अपनी गर्दन, अपना सर झुकाया नहीं। तो इसे कहते हैं भाई बेअंत की बच्चों परंपरा, ठीक है, भाई बेअंत की परंपरा। और एक जो मैंने कहा कि खाप कदम्ब की जो परंपरा है उसमें क्या होता है कि जो सबसे बड़ा पाप माना गया है राजपूतों में इस परंपरा को पाप से जोड़कर देखा गया है। कहा गया है कि जो खाप कदम्ब की परंपरा है इसे राजपूतों में पाप से जोड़कर देखा गया है, अर्थात किसी भी स्थिति में आप अपने खाप के किसी भी सदस्य की हत्या नहीं करेंगे। यानी खाप जो यहां पे मैंने आपको बताया ना, ये वाला खाप बंद की परंपरा, तो खाप बंद की परंपरा क्या है, ये एक पाप है। यानी खाप का मतलब क्या हुआ, भाई बंद या सागा माने जितने भी हमारी बिरादरी के लोग हैं, जितने भी हमारे पैतृक परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, अगर उनमें से किसी राजपूत को किसी एक राजपूत ने क्या किया, नुकसान पहुंचाया, तो इस परंपरा के तहत वो पाप माना जाएगा। यानी मानसिंह अकबर के कहने पर जब राणा के खिलाफ लड़े हल्दी घाटी में, तो मान सिंह ने इस परंपरा का क्या किया, उल्लंघन किया। ठीक है, मान सिंह ने इस परंपरा का बच्चों क्या किया, उल्लंघन किया। और इस तरह कहा जाता है कि अकबर ने राजपूतों को मनसबदारी व्यवस्था से जोड़कर बच्चों एक नए तरह की राजनीति को क्या किया, जन्म दिया। यानी इस राजपूत नीति से अकबर को एक सहयोगी दल मिल गया, एक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था मिल गई। अकबर की साम्राज्यवादी नीति को विस्तारित करने के लिए एक बच्चों सहयोगी ब्यूरोक्रेट्स मिल गए और एक निश्चित आय का आधार बन गया। और साथ साथ बच्चों अपनी विदेश नीति को भी मजबूत करने का अकबर को क्या मिला, अवसर मिला। और इसके साथ साथ अकबर को एक बड़े बाजार के रूप में मुगलिया सल्तनत का राजपूताना क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसके कई लाभ बच्चों हुए, जिस पर आप जो है लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है लेकिन हां, एक चीज ध्यान रखिएगा, अकबर ने अपनी राजपूत नीति में हमेशा राजपूतों की निष्ठा और सम्मान को सर्वोपरि माना। उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को हमेशा उसने महत्व दिया। इवन जोधाबाई को भी अपने अंतःकक्ष में कृष्ण की फोटो लगाने की अनुमति दिया और राजपूतों के धर्म की स्वतंत्रता को बनाए रखा, उनकी जागीरों की स्वतंत्रता को बनाए रखा। ठीक है, जिसकी वजह से ये कहीं न कहीं लंबे समय तक संचालित रही। और इसी व्यवस्था में औरंगजेब बच्चों क्या करेगा, परिवर्तन करेगा, जिसकी वजह से उसके समय राजपूत नीति उसके मुगल सल्तनत के पतन का कारण बनेगी। कल इसको थोड़ा सा और आगे ले चलेंगे, फिर आपको एक नए टॉपिक से जोड़ने की कोशिश करेंगे। बाकी क्लास समझ में आई कि नहीं आई, उसको जरा कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू सभी को, थैंक यू।